ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना कोई देवी, ना कोई देवता, केवल अपने श्वासों एक साक्षी बनकर। देखिए ओम। शांत और बहुत शांत होते हुए महसूस कीजिए अपने आप अपने ख्यालों से भागना नहीं, केवल एक साक्षी की तरफ से ख्यालों को आते हुए और जाते हुए। पार्टिसिपेंट प्लीज अपने आप को म्यूट पर रखिए। श्वासों के द्वारा अपने अंदर बाहर की इस शोर से, इस chaos से दूर अपने अंदर उतरने की कोशिश। केवल और केवल अपने श्वासों के साथ बने रहिए, आपके स्वाभाविक कोमल और निर्मल श्वासों के साथ। जैसे आपके श्वास थोड़ी स्टेडी हो जाए, अपना ध्यान अपनी आंख की तरफ की और केवल श्वास के साथ बने।
केवल और 5 मिनट अपने आप, आपके अंदर की जो शांति, जो सुकून है उसके साथ बने रहे। आपने कुछ नहीं करना है, बस यही तो ध्यान अपने आप के साथ है। अपने मन को सारा समय यहाँ भागता रहता है, उसको अपने आप के साथ की कोशिश, अपने आप अपनी पहचान को जानने के लिए अपने मन का इस्तेमाल। श्वासों को महसूस कीजिए, इस पर आप कभी भी ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी निरंतर चलती रहती है। आखिरी 3 मिनट में आपकी हर एक श्वास को महसूस कीजिए। एक भी श्वास आपके ध्यान से वंचित ना हो, क्योंकि ये समय वापस कभी नहीं आएगा, हजारों सालों में भी नहीं आएगा। तो इस वर्तमान में अपने श्वास के साथ रूबरू हो जाइए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना हमारा अतीत, ना भूतकाल, ना मंत्र, ना तंत्र, ना देवी, ना देवता, ना कोई छवि। केवल अपने श्वास जो आपके गुरु हैं उनके साथ बने रहिए। आखिरी 30 सेकंड।
धीरे धीरे अपनी उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हाथों की हथेलियां अपनी आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे से अपनी हथेलियों के अंदर अपनी आंखें खोलिए और एक सुंदर मुस्कान से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ध्यान का सेवा का मौका देते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनजीत जी, थैंक यू वेरी मच मास्टर सभी का ज्वाइन करने के लिए। ओरिएंटेशन की हमारी ये पहला सेशन श्री देवी मैम से बात हुई थी, तो हमने अपने गुजराती मास्टर्स को भी इनवाइट किया है इसमें, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको हिंदी में लेके चलेंगे क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन हो चुकी है। तो मैम ने बोला कि जो भी हमें कुछ अच्छा मिलता है या कुछ है कि जिसको हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, वी हैव टू गो विद दैट। परवीन जी, आई थिंक गुरनूर मास्टर सिर्फ 2 जने ही ज्वाइन ने, देखो। बार बार ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਤਾ ਮੈਡਮ ਨੇ। और किस दिन तो डिसाइड किया, और इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है। ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ, तो वो तो हम ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ओवरलैपिंग क्लासेस रहनगियां क्योंकि मेरी ਹਾਂ गुजरात रात ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ उड़िया ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ, हाँ। ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, हम्म। ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਫਿਰ ਹੁਣ और ਪਾਤਾ। मॉर्निंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਕਾਲ ਦੈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਸਟ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ। ਬਟ ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਵੀਅਰਡ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰਸ ਬਾਕੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਲਓ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ। मैम मनिका को मिलाती हूँ मैम। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम, श्वेता जी से बात हो गई है, ज्वाइन कर रहे हैं अभी ना। मैम मनिका भी ज्वाइन कर रहे हैं, बोल दिया। या प्रवीण जी, ਅਮਨ ਕੋ ਜੋ ਕरेंगे ਸੀ ਆਫਟਰ ਆਫਟਰ अमन ਕਲਾਸ को करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ।
बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। हर हालत च बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ मैम तो ਫਿਰ अमन को ਮੈਂ मैं करती हूँ। ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਜਸਟ। बिल्कुल। तो आई वेलकम गुजराती मास्टर्स भी और इंद्रेश सर सभी का वेलकम। और बहुत अच्छा हिंदी मास्टर्स भी, और हमारे साथ डॉक्टर विशाल आ चुके हैं। सो मास्टर्स डॉक्टर विशाल को फर्स्ट टाइम मैंने सुना था काशी में, क्योंकि गीता जी काशी की जो वाराणसी की टीम है उनके पास एक से एक हीरे हैं, प्रैक्टिकल्स, एक नई नई साधना और नए नए तरीके, बहुत कुछ वो लोग इंड्यूस कर रहे हैं। और वहीं पे ही बात हुई थी मॉड्यूल 3 शुरू होते, स्पिरिचुअल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जो कि बहुत नीडेड है। हम डिजीजेस पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बारे में भी, तो वहां पे गीता जी ने फिर हमें इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर वैशाल जायसवाल जी को, तो जो कि पीएचडी योग एंड नेचुरोपैथी में है, प्राणी पीएचडी प्राणिक हीलिंग में भी, और बहुत अच्छे से इन्होंने वहां पे हमें कॉन्सेप्ट समझाए थे। तो आई इनवाइट यू डॉक्टर विशाल, वो भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सेटिंग। तो तब तक नमस्ते आप सभी को। नमस्कार सर। एक्चुअली मेरा लैपटॉप जो है इसमें कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी अलग है, दैट्स जी वाई मैं अपने दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि कोई बात कैमरा नहीं दिख सर, सके। कोई लैपटॉप बात से मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। जी। अ, आ, प्रवीण जी और मास्टर्स जो जो भी यहाँ पे हमें ज्वाइन किए हुए हैं, सुमन जी, जो जो लोग को होस्ट का पार्ट प्ले कर सकते हैं प्लीज म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिए, कोई भी म्यूट ना रहे ज्यादा देर। इंद्रेश सर, प्रवीण जी, इन सबको मैंने को होस्ट बनाया हुआ है। ओके मैम। हाँ तो ध्यान रखना प्लीज। तो जस्ट मिनट, बस 1 मिनट मैं लूंगा तो इट्स ओके सेशन को सर, शुरू इट्स कर। ओके, वंडरफुल। वाला मैच है ना, इसमें कोई दो नवनीत, ओवर भी मास्टर्स यहीं पे खूबसूरती आती है हमारी, यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, जब मुझे कुछ अच्छा मिला, गीता जी उन लोगों को कुछ अच्छा मिला, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। और जब मैंने विशाल जी से बात करी, गीता जी से नंबर लेके, और मुझे हुआ कि हम लोग ओरिएंटेशन का, मैंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी शेयर किया था, बट उनका रात का टाइम है, वहां पे फिर विशाल जी की अलग से रखवाएंगे हम इंग्लिश में। लेकिन जैसे ही हुआ, मन में एक ही बात आई कि जो हमारे साथ है, अभी लेटेस्ट गुजराती मास्टर्स के साथ कनेक्ट होके आई हूँ, तो लेट्स इनवाइट देम और सब लोग मिलके इस चीज को लर्न करें। तो श्रीदेवी मैम ने फट से हाँ कर दी, चौहान सर ने फटाफट सबको मैसेज दिया, एंड इंटर लैंग्वेज रिलेशनशिप्स हम लोग ऐसे ही डेवलप कर सकते हैं। सो यस सर। ओके, सो मेरी वीडियो भी आ रही है, मेरा फेस भी आ रहा है। अगर उसे जो भी मैनेज कर रहे हैं, अगर उसे नहीं सर, अ, फेस नहीं नजर आ रहा आपका, सिर्फ वो वी इसलिए लिखा क्योंकि आ वो रहा प्लान सेशन के नाम से है। सो प्लान सेशन को अगर आप है। ओके, पिन कर देंगे तो आई होप कि वो सभी को मेरा फेस भी दिखेगा। यस मैम, हमें तो नजर आ रहा है। हाँ जी। अच्छा, जी प्लान हाँ, सेशन नहीं, मुझे जी इधर जी से। ओके, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। जी जी। सो नमस्ते आप सभी को। मैं डॉक्टर विशाल नमस्ते सर। जायसवाल वाराणसी से आप लोगों के साथ हूँ, और आज मुझे टॉपिक दिया गया है ह्यूमन एनाटॉमी के विषय में बात करने का, और मेरा 2 दिन का सेशन असाइंड है, आज और थर्सडे। एम आई राइट मैम? यस सर, यस।
तो यस, आई विल ट्राई कि आप सभी को हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी या ही, मुझे हिंदी सर, बाइलिंगुअल हिंदी देना होगा? हिंदी हिंदी। हिंदी। इंग्लिश वाला ओके, थैंक ऑस्ट्रेलिया यू। का सेशन है, वो 3:30 बजे होगा हमारा एक दिन। ओके ओके मैम। सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी की, चूंकि हम लोग ऑलरेडी 10 मिनट्स डिलेड हैं। सो मैं सीधे टॉपिक पे आना पसंद करूंगा आप लोगों के साथ। देन जब क्वेश्चन आंसर सेशन आप अगर लास्ट में रखेंगे तो मेरे लिए सुविधा होगी। अगर किसी को कोई लास्ट में विशेष चीज ना समझ में आए, जी, अगर कुछ ना समझ में आए या कोई पूछना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। सो यहाँ से हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा ह्यूमन बॉडी जो है, इसको जब हम आप लोग चूंकि थेरेपी के पर्पज से सीख रहे हैं, सो मैंने इसको डिजाइन भी थेरेपी के पर्पज से किया है कि अगर आपको किसी की थेरेपी करनी होती है, जो व्यक्ति अपनी रिपोर्ट्स लेके आता है, सो आप उस रिपोर्ट्स को समझेंगे कैसे, ये भी मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमारे एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होती हैं। अगर हम इसको बात करें तो ऊपर की तरफ जितनी भी चीजें होती हैं उसको सुपीरियर कहा जाता है, नीचे की तरफ को इंफीरियर कहा जाता है, आगे की तरफ को एंटीरियर या वेंट्रिकल कहा जाता है, और पीछे की तरफ की चीजों को पोस्टीरियर या डॉर्सल कहा जाता है। अगर आपको कहीं पे ये लिखा मिले तो इससे हम समझ पाते हैं कि कोई भी पार्ट, अगर जैसे सपोज कीजिए सुपीरियर पार्ट ऑफ लीवर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि लीवर के ऊपरी हिस्से में प्रॉब्लम है। इंफीरियर लिखा है, निचले हिस्से में प्रॉब्लम है। किडनी के सुपीरियर हिस्से में लिखा है तो किडनी के ऊपरी हिस्से में प्रॉब्लम है, और किडनी के इंफीरियर लिखा है तो निचले हिस्से में प्रॉब्लम है। ठीक इसी तरह से कहीं कहीं डॉर्सल या पोस्टीरियर का प्रयोग किया जाता है। ये अगर हम समझ पाते हैं तो हम चीजों को अच्छे से जान पाते हैं कि बॉडी के पार्ट के किस हिस्से की बात की जा रही है। हमारे बॉडी को इनिशियली 4 भाग में डिवाइड किया जाता है। देन इन 4 भागों के बाद जब बॉडी को डिसेक्ट किया जाता है, काटा जाता है, तो काटने के आधार पे हम इसे कुछ अन्य भागों में भी जानते हैं। सबसे पहला है जब इसको एकदम बीच से काटा जाता है, सामने से। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस तरह से जब हम काटते हैं तो इसको मीडियल प्लेन कहा जाता है, यानी आधा लेफ्ट साइड और आधा राइट साइड। तो अगर कहीं पे आपको मीडियल लिखा है, मतलब उसको लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दिया गया है। सैजिटल, सैजिटल प्लेन का मतलब क्या होता है? ये भी लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हुआ, लेकिन ये कॉर्नर से कटा है, सेंटर से नहीं कटा। इसी तरह से जो नेक्स्ट आता है वो होता है कोरोनल। कोरोनल में हम क्या करते हैं, ये बीच से ही काटते हैं, बीच से ही काटते हैं, लेकिन इस बीच से जब हम इसको काटते हैं तो इसको पोस्टीरियर और एंटीरियर में काटते हैं, और जब हम इसको पोस्टीरियर एंटीरियर में काटते हैं तो इसको हम कोरोनल पार्ट कहते हैं, मतलब फ्रंट एंड बैक। मीडियल प्लेन मतलब लेफ्ट एंड राइट, इसमें हमने इसको काट दिया है 2 पार्ट में। ये आपके जानने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप किसी से बात करेंगे अपने स्ट्रक्चर की, बॉडी के स्ट्रक्चर की, तो वो इन्हीं टर्म्स में बात की जाती है। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब बीचों बीच, इसे हम कहते हैं हिंदी में क्षैतिज, क्षैतिज कट लगाते हैं, तो ऊपर और नीचे, मतलब सुपीरियर और इंफीरियर। ये कट इसलिए बताए जाते हैं ताकि हम बॉडी के किसी हिस्से में प्रॉब्लम है तो हम कैसे बताएंगे दूसरे को। तो अगर बात की जा रही है कि डॉर्सल साइड में है, सैजिटल प्लेन में है, यानी लेफ्ट एंड राइट में पार्ट कर दिया गया है, और उस लेफ्ट एंड राइट के पिछले हिस्से में प्रॉब्लम बताई जा रही है। इस तरीके से लिखा जाता है या इस तरीके से बताया जाता है। ये टर्मिनोलॉजी बहुत काम आती है किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए कि जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली किस जगह पे है, या जिस ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, या उस ऑर्गन के किस हिस्से की
किस पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये बताने के लिए ये एनाटॉमिकल पोजीशन डिवाइड की गई है। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर ऐड होता है, वो है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब सेंटर के पास, और डिस्टल मतलब सेंटर से दूर। तो अगर आपको कहीं पे लिखा जाए डिजिटल एंड, तो डिजिटल एंड का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं अगर अपने हाथ में चोट लगी है ये बताऊं, तो हाथ में कहाँ चोट लगी है? सो डॉर्सल साइड डिस्टल एंड। सो अगर मैंने डॉर्सल साइड डिस्टल एंड कहा, तो मेरे हाथ के पीछे की तरफ में और शरीर के सेंटर से दूर, यानी उंगलियों के पास में चोट लगी है। ये बताने के लिए बहुत बेहतर तरीका होता है कि आप किसी भी चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किस जगह पे एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स वाई एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी, इसको जानना बहुत जरूरी है। सो ये एक पहली स्लाइड मेरी थी जो मैंने आपको समझाई। अब स्लाइड में आगे चलते हैं। तो यहां से हमारे बॉडी के जो एंटीरियर व्यू या फ्रंटल व्यू की हम बात करें, तो इंटीरियर व्यू में अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं और उनको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। जैसे अगर नाक की बात करें तो सामान्य भाषा में हम नाक कहते हैं, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे नेजल कहते हैं। अगर हम माउथ की बात करें तो इसे ओरल कहते हैं। अगर हम गर्दन की बात करें तो इसे नेक नहीं कहते, इसे सर्वाइकल कहते हैं। पीछे की तरफ में इसे सर्वाइकल कहते हैं। सो इसी तरह से अलग अलग हिस्सों के अलग अलग नाम होते हैं। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। सो अगर हम अपने शरीर को डिवाइड करें तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है हेड, सेकंड पार्ट होता है ट्रंक, और थर्ड पार्ट होता है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस यानी हमारे हाथ और पैर। सो हेड, ये गर्दन से ऊपर का जो पूरा हिस्सा है ये हेड कहलाता है। गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है इसे हम ट्रंक कहते हैं, और जो हमारी भुजाएं और पैर हैं इसे अपेंडेजेस कहते हैं। पेट जो हमारा होता है इसको एब्डोमेन कहा जाता है। एक्सिलरी, हमारा जो आर्मपिट का एरिया है इसे एक्सिलरी कहा जाता है। जो हमारे बाहें हैं इसको ब्रांकियल कहा जाता है या ब्रैकियल कहा जाता है। इसी तरह से जब हमारा एल्बो का जो हिस्सा होता है उसे एंटी क्यूबिटल कहा जाता है। पेल्विक हिस्सा जो पैर के जस्ट ऊपर, जहां पे हमारे दोनों पैर मिलते हैं, उसको पेल्विक हिस्सा कहा जाता है। रिस्ट जो होता है उसे कार्पेल कहते हैं। उंगलियां, उंगलियों के तरफ जो हमारा उंगलियों के जस्ट आगे का हिस्सा होता है इसे पामर कहते हैं। फिंगर्स जो होते हैं इसे डिजिटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर से सबसे दूर है। इसी तरह से प्यूबिक एरिया होता है। प्यूबिक एरिया जहां पे हमारे जननांग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन होते हैं, उसके जस्ट ऊपर का जो एरिया होता है उसे प्यूबिक एरिया कहा जाता है। इस तरह से हमारे शरीर के सामने की तरफ के बहुत सारे अंग होते हैं और उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। चेस्ट, इसको थोरैसिक कहते हैं। देन अगर हम बात करते हैं नाभि की तो इसे अम्बेलिकल कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे नाम हमारे फ्रंट साइड में होते हैं और बहुत सारे नाम हमारे बैक साइड में होते हैं। तो अगर आप सिर के पीछे की बात कर रहे हैं तो इसे ऑक्सीपिटल कहा जाता है। अगर हम सिर के साइड की बात कर रहे हैं तो इसे टेम्पोरल कहा जाता है। अगर हम सामने की बात करते हैं तो इसे फ्रंटल कहा जाता है। सो अलग अलग हिस्से के अलग अलग नाम होते हैं, और इन नामों को जब हम जानते हैं तो हमें सब्जेक्ट को समझने में या क्या कहा जा रहा है उसको जानने में सुविधा होती है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जब हम प्रयोग करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास पहले से कुछ रिपोर्ट्स होंगी, और उन रिपोर्ट्स को समझना आसान हो जाता है जब हम उनके नामों को अच्छे से जानते हैं। एनाटॉमी समझने में इन नामों का बहुत उपयोग होता है। आगे चलते हैं, जहां हम इसको क्रॉस सेक्शन करते हैं तो ये सेजाइटल
सेक्शन है, यानी बॉडी को कॉर्नर की तरफ से काटा गया है, सेंटर की तरफ से नहीं काटा गया। तो जब हम बॉडी को काट के देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आगे और पीछे मिलती हैं, जिसमें से यहाँ पे कुछ ऑर्गन से आप बने हुए हैं, जिनको मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारा चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी मिलती है। ऊपर जो धड़ का हिस्सा है इसमें चेस्ट कैविटी मिलती है और एब्डोमिनल कैविटी मिलती है। तो चेस्ट कैविटी में जो ऑर्गन होते हैं वो लंग्स और हार्ट होते हैं, और एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन होते हैं वो मैक्सिमम बाकी सारे ऑर्गन, जिन्हें हम वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं, वो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन, जैसे यूरिनरी ऑर्गन, जैसे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सभी वाइटल ऑर्गन, किडनीज, ये सभी आपके एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। अब अगर इनकी पोजीशन पे बात करें तो किडनीज डॉर्सल साइड में होती है, वहीं इंटेस्टाइन फ्रंटल साइड में होती है। रेक्टम ये राइट साइड में होती है। कोलन का कुछ हिस्सा लेफ्ट, राइट और अलग अलग हिस्सों में होता है। फ्रंटल साइड और बैक, फ्रंटल साइड एंड डॉर्सल साइड, एंटेरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इससे हमको ऑर्गन की पोजीशन का पता चलता है। इवन ऑर्गन में किसी हिस्से में कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी पता चलता है। तो यहाँ पे अभी तक हमने जो बात की वो बात की कि बॉडी हमें बाहर से कैसे दिखती है और इसमें ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है। लेकिन जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी में हमारे पास पहला स्ट्रक्चर आता है फिजिकल ह्यूमन बॉडी। और चूंकि हम मेडिटेट करते हैं या अन्य चीजें करते हैं तो इसके लिए हमारा ये फिजिकल ह्यूमन बॉडी जो है, इसके अलग एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एथरिक ह्यूमन बॉडी कहते हैं। फिजिकल ह्यूमन बॉडी के 4 हिस्से होते हैं। जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे सेल कहते हैं। सेल यानी कोशिका। इसका क्या काम है? इसका काम है हमारे शरीर में जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है, जो शरीर कर सकता है वो सारा काम कोशिका भी कर सकती है। यानी अगर हम अपने शरीर को देखें तो ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है। और इन सेल्स का जो फंक्शन है वो इन सेल्स का फंक्शन सिर्फ हमारे शरीर के संचालन को नियंत्रित करना नहीं, हमारे शरीर में जितनी भी चीजें हो रही हैं, हम देख रहे हैं तो बहुत सारी सेल्स मिलकर के कर रही हैं। हम खा रहे हैं तो बहुत सारे सेल्स उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, इकाई कहते हैं। इसी से मिलकर के हमारा सेल बना, हमारा शरीर बना है। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गन है, मल्टी सेलुलर बीइंग है। देन जब बहुत तरीके की सेल मिल करके एक जैसा काम करती हैं तो उसे टिश्यू कहा जाता है। ऊतक। टिश्यू का काम क्या है? टिश्यू बहुत सारे सेल से मिलके बनता है, लेकिन इसका सिंगल फंक्शन है, जिस भी काम को करेगा इकलौता वही काम करेगा। देन ऑर्गन। जब बहुत तरीके के टिश्यू मिलकर के कोई एक कार्य को संपादित करते हैं तो उसे हम ऑर्गन कहते हैं। जैसे लीवर, लीवर में कई प्रकार के टिश्यूज होते हैं, लेकिन लीवर का फंक्शन क्या है? वो एक है, डाइजेशन में मदद करना। किडनी, ब्लड को छान करके यूरिन बनाना। लेकिन किडनी अकेले जो ऑर्गन है ये बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बना होता है। और जब कई सारे ऑर्गन मिलकर के किसी एक वर्क को कंप्लीट करते हैं तो उसे सिस्टम कहा जाता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक काम, डाइजेशन यानी भोजन जो हम खाते हैं उसको पचाने का कार्य करते हैं। इसे हम सिस्टम कहते हैं। और बहुत सारे सिस्टम मिलकर के फिजिकल ह्यूमन बॉडी बनती है। तो हमारे बॉडी के ये 4 पार्ट हैं एनाटॉमिकल। सेल ये कई प्रकार के होते हैं। टिश्यू सेल से मिलकर के बनता है,
ऑर्गन टिश्यूज से मिलकर के बनता है और सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बनता है। और इन सारे सिस्टम को जब मिला दिया जाता है तो हमारा शरीर बनता है। तो एनाटॉमी की पढ़ाई इसी तरीके से होती है, पहले सेल्स की पढ़ाई, फिर टिश्यू की पढ़ाई, फिर ऑर्गन की पढ़ाई, फिर ऑर्गन सिस्टम की पढ़ाई, या ऑर्गन सिस्टम की पढ़ाई, देन ऑर्गन की पढ़ाई, देन टिश्यू की पढ़ाई, देन सेल्स की पढ़ाई। सो जितना हम गहराई में जाएंगे उतना हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। नेक्स्ट, जो हमारे बॉडी का सेकेंड एस्पेक्ट है और वो है एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। मेडिकल साइंस इस एस्पेक्ट को आज स्वीकार करने लग गया है, पहले नहीं करता था बट आज स्वीकार करने लग गया है। तो जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी सिर्फ फिजिकल ह्यूमन बॉडी से कंप्लीट नहीं होती, बल्कि वो एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी से भी कंप्लीट होती है। जब दोनों मिल जाते हैं तभी ये कंप्लीट होती है, और ऐसा हमारा इंडियन सिस्टम मानता है। इंडियन सिस्टम आत्मा, इंद्रिय, मन, इन तीनों को हमारे शरीर का हिस्सा मानता है। या यूं कह लें, अगर एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो आत्मा, इंद्रिय, मन और शरीर, ये चारों जब तक मिलकर के स्वस्थ नहीं होंगे तब तक शरीर अकेले स्वस्थ नहीं हो सकता। तो एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी फिजिकल ह्यूमन बॉडी का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। और इसके अंतर्गत क्या आती है? सबसे पहली चीज और आती है एनर्जी बॉडी। आप लोग चूंकि मेडिटेट करते हैं तो इस बात को समझते होंगे। देन आते हैं चक्र, एंड देन आते हैं मेरिडियंस। तो जैसे शरीर में बहुत सारी चीजें मिलकर के शरीर बनाती हैं, वैसे ही एनर्जी एस्पेक्ट में भी बहुत सारी चीजें मिलकर के एनर्जी के एस्पेक्ट को बनाती हैं। और उस एनर्जी एस्पेक्ट में मेरिडियंस, ये मेरिडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वहां चक्र बनता है, और ये सारे चक्र और मेरिडियन मिल करके एनर्जी का पूरा एस्पेक्ट बनाते हैं, एक आवरण बनाते हैं जिसे हम ऑरा नाम देते हैं। सो ये हमारा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है हमारे एनाटॉमी का। इसी के आधार पे हम एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिकाओं की। सो कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिकाएं बहुत सारे कार्य को संपादित करती है। एक कोशिका के अंदर आप इस तरह से समझ लीजिए कि पूरा एक कंस्ट्रक्शनल वर्क होता है और उसी के आधार पे डिस्ट्रक्शनल वर्क भी होता है। अब कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो पावर हाउस भी इसका अपना होता है, यानी ये खुद को संचालित करने के लिए इसकी अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी होती है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, बिजली का घर होता है, यानी ये कंप्लीट यूनिट है। अगर इसको, इस एक कोशिका को सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये एक कोशिका अकेले भी सरवाइव कर सकती है। इसी आधार पे हमारे जीवन की संरचना विकसित हुई। जब धरती पे पहला जीव बना तो वो एक कोशिकी यानी यूनिसेलुलर था, बाद में वो मल्टी सेलुलर हुआ और ह्यूमन बॉडी तक पहुंचा। सो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे सबसे पहला जो ऑर्गन होता है वो इसका बाहरी दीवार होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन का काम है बाहरी चीजों को अंदर नहीं आने देना और अंदर की चीजों को बाहर नहीं जाने देना। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक काम और है, और इसका एक काम और क्या है? जिस चीज की हमारे शरीर को जरूरत है उसको अंदर ले लेना, और जिसकी उपयोगिता खत्म हो गई है उसको बाहर जाने देना। यानी जैसे घर में एक दरवाजा होता है जिससे व्यक्ति आ और जा सकता है, लोग आ जा सकते हैं, सामान आ जा सकता है, लेकिन इस दरवाजे को बंद रखा जाता है तब तक जब तक किसी जेन्युइन चीज को अंदर आना या जाना ना हो। ठीक इसी तरह से हमारे सेल मेम्ब्रेन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं जिनसे अपने मतलब की चीजों को अंदर लिया जाता है और जिसका उपयोग खत्म हो चुका है उसे बाहर किया जाता है। रेस्ट अन्य किसी चीज को एंटरटेन नहीं किया जाता। अब दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं प्लांट सेल और दूसरे को हम कहते हैं एनिमल सेल। प्लांट सेल, इसके चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत मोटी होती है, थिक होती है, इसीलिए ये
चल फिर नहीं सकती। एनिमल सेल, इसकी सेल मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, दैट्स वाई ये चल फिर सकती है। अब बाकी सारी चीजें सब एक जैसी हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो बाहरी आवरण के बाद होता है, वो सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इसे इसका दिमाग कह सकते हैं। इट इज ब्रेन। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन है, वैसे हर कोशिका का अपना एक ब्रेन होता है, इसे उसका मदरबोर्ड भी कह सकते हैं, जो ये तय करता है कि कोशिका काम क्या करेगी और कैसे करेगी। और इसके लिए उसे कुछ कर्मचारी चाहिए, और वो कर्मचारी होते हैं उसके कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन करने वाले ऑर्गेनेल्स। कंस्ट्रक्शन करने वाले जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ईआर के नाम से जाना जाता है। इसका काम होता है पूरे कोशिका को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और बहुत सारे चीजों को सिंथेसाइज करना, बहुत सारे केमिकल्स को आपस में मिला करके नए केमिकल्स बनाना। दूसरा होता है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का काम होता है जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इकट्ठा करना, उनको डिजाइन करना। और तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम होता है सेल के लिए जो जरूरी एनर्जी है वो एनर्जी क्रिएट करना और प्रोवाइड करना। ये 3 चीजें किसी भी प्रकार की कोशिका में पाई जाती हैं, चाहे वो एनिमल कोशिका हो या प्लांट कोशिका। लेकिन 2-3 चीजों में अंतर पाया जाता है। सबसे पहला अंतर वैक्यूल का होता है। वैक्यूल यानी खाली स्थान। एनिमल सेल फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, बढ़ सकता है, गति कर सकता है, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन थिन लेयर होती है, दैट्स वाई उसमें वैक्यूल नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जाता है। क्यों? जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ वो फिक्स दीवार के भीतर रहना है, तो एक्स्ट्रा अगर जगह नहीं होगी तो कोई कंस्ट्रक्टेड मटेरियल को रखा कहां जाएगा, कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट आएगा तो उसको स्टोर कहां किया जाएगा। वैक्यूल एक तरह का स्टोर करने के लिए खाली स्थान उसमें बना के रखा जाता है। देन दूसरा जो होता है वो सेंट्रोसोम करके सब्जेक्ट होता है, जिसमें कुछ एंजाइम्स भर के रखे जाते हैं। ये सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं होते, सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं। इसलिए क्योंकि एनिमल सेल को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, उसकी आउटर बाउंड्री थिन है, तो कोई भी चीज उसके भीतर प्रवेश कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो उनसे लड़ने के लिए इसका अपना एक इम्यूनिटी एंड डिफेंस सिस्टम होता है, और वो एंजाइम्स के रूप में इन सेंट्रोसोम्स में भरा हुआ रहता है। चूंकि प्लांट सेल में बाहरी दीवार होती है, तो उसको किसी बाहरी आक्रमण से बचने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना होता, दैट्स वाई वहां पे सेंट्रोसोम नाम की चीजें नहीं पाई जाती, उस तरह के एंजाइम्स नहीं पाए जाते। ये कुछ सामान्य अंतर हैं जो एडॉप्टेशन के अकॉर्डिंग इन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका मुख्य काम क्या है? इनका मुख्य काम कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स बनाना है, जिसे हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये सेल को आकार प्रदान करते हैं, सेल को गति प्रदान करते हैं, सेल के फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो कोशिका का मुख्य काम विभिन्न प्रकार के प्रोटीन को बनाना और एनर्जी को क्रिएट करना, ताकि उन प्रोटीन्स का बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल हो सके, और जो इसको बनाने में वेस्टेज होता है उसे बाहर निकाला जा सके। ये एक सेल का मिनिमम स्ट्रक्चर है और मिनिमम फंक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब बहुत सारी सेल्स मिल करके एक जैसा काम करती हैं। सेल्स कई प्रकार की होती हैं, जैसे नर्वस सेल्स होती हैं, जैसे इपिथेलियल सेल्स होती हैं, जैसे बोन सेल्स होती हैं, जैसे आप कह सकते हैं हर एक चीज सेल से बनी होती है। तो सेल्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जब बहुत सारे प्रकार के सेल्स मिल करके
किसी एक काम को परफॉर्म करती हैं तो उस पूरे सेल्स के समूह को हम टिश्यू या ऊतक कहते हैं। तो हमारे शरीर में कुल 4 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। पहला इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू ये एक स्पेसिफिक प्रकार के सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसका पहला काम है प्रोटेक्शन देना। हमारी शरीर की जहां जहां भी प्रोटेक्शन लेयर होती है वो इपिथेलियल टिश्यू से बनती है। जैसे हमारी आउटर स्किन, हमारे नाक के भीतर जो इनर स्किन है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी की स्किन, हर ऑर्गन के चारों तरफ एक लेयर होती है जो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि अगर कोई इंजरी हो तो वो ऑर्गन को ना हो बल्कि उसको रोक दिया जाए। तो ये सारी स्ट्रक्चर इपिथेलियल टिश्यू की बनती है। नेक्स्ट, इसका काम होता है जरूरी सब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करना। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को डाइजेस्ट किया गया, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स मिले वो हमारे शरीर में जाएंगे कैसे? उनको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा तो एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे जाएंगे? हमारे आहार नाल में ही रह जाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल में रह जाएंगे। सो उस एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में जाना और ब्लड से टिश्यू में जाना और टिश्यू से सेल्स तक पहुंचना, इन सब के लिए जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इपिथेलियल टिश्यू करता है। इसी तरह से हमारी किडनी जो चीजों को छानती है वो इपिथेलियल टिश्यू की वजह से, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करके उसको दूसरी तरफ पहुंचा पाते। इनका काम होता है सेक्रीशन करना, छानना, और साथ ही साथ इनका काम होता है गति भी प्रोवाइड करना। चूंकि ये आउटर लेयर पे होते हैं तो किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए उसमें सीलिया जैसा या बाल जैसी संरचना होती है जिसे सीलिया कहते हैं, जिसका काम होता है उसको आगे की ओर गति प्रोवाइड करना। सो ये सेक्रीट भी करते हैं। तो हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं और वो सारी चीजें इन इपिथेलियल टिश्यूज के वजह से बनती हैं। ये इस अलग अलग तरीके के डिजाइन होते हैं सेल्स के द्वारा। तो इसमें जो जनरली सेल्स होते हैं उनका आकार स्क्वेमोजस या क्यूबोइडल होता है। सो क्यूबोइडल जो स्ट्रक्चर होता है, क्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, और आप इस तरह से कह सकते हैं सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। और स्क्वेमोजस इसका आकार चौकोर जैसा होता है। तो ये जनरली चिपटे सेल्स होते हैं या सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंतर्गत फैट, बोन, ब्लड और कार्टिलेज होते हैं, मसल्स होते हैं। सो कनेक्टिव टिश्यू, इसका मुख्य कार्य सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट करना और टेम्परेचर से बचाना यानी इंसुलेशन करना, ये मुख्य कार्य होता है। तो ये सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं? इसमें हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनता है वो बोन के द्वारा बनता है। सो इससे ये सारे ऑर्गन, जो भी हमारे शरीर के भीतर ऑर्गन्स हैं, इन्हीं बोन से कनेक्टेड होते हैं और उसकी वजह से इन सबको उनका स्थान मिला होता है। साथ ही साथ इन सबको फिल करने के बाद जो एक्स्ट्रा जगह होती है उसको भी फिल करके रखा जाता है ताकि ये हिले नहीं। तो इनका काम होता है सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन करना, ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करने की जगह बनाना। तीसरा जो सेल्स होता है, तीसरा जो टिश्यू होता है उसे मसल टिश्यू कहते हैं। सो मस्कुलर टिश्यू जो होता है, ये मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होता है, हमारे शरीर के पोस्चर के लिए उत्तरदायी होता है। हम बैठेंगे, खड़े रहेंगे, लेटेंगे, ये सारे पोस्चर जो बनते हैं ये मसल्स टिश्यू के सपोर्ट से बनते हैं। और इसका तीसरा बहुत जरूरी काम होता है हीट का प्रोडक्शन। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो मस्कुलर टिश्यू के द्वारा ही डेवलप होता है। सो 3 प्रकार के मसल टिश्यू होते हैं, कार्डियक, स्मूथ और स्केलेटल। सो इन सारी चीजों की हम लोग चर्चा आगे करेंगे। देन आता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का मुख्य कार्य होता है कंट्रोल। इपिथेलियल टिश्यू को कब काम करना है, कनेक्टिव टिश्यू को कब काम करना है, मस्कुलर टिश्यू को कब काम करना है, इस चीज का मैसेज नर्वस टिश्यू देता है।
इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करना, फीलिंग जनरेट करना, हम देख रहे हैं उसको रियलाइज करना जो हम देख पा रहे हैं। हमारी आंखें इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो पिक्चर बन रही है उस पिक्चर को महसूस करना और उस पिक्चर को हमें रियलाइज कराना, ये नर्वस टिश्यू का काम। सो नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मसल टिश्यू, ये 4 टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। कोई भी ऑर्गन होगा हमारे शरीर का, उनमें ये 4 टिश्यू पाए जाएंगे और बहुत सारे ऑर्गन मिल करके जब किसी कार्य को परफॉर्म करते हैं तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो सेल्स और टिश्यू हो गया। अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम हैं जो अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जो स्किन से बना हो। इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, वाटर कंटेंट को बैलेंस करना और साथ ही साथ टेम्परेचर और प्रेशर से हमारे शरीर की सुरक्षा करना, बाहरी आक्रमण से हमारे शरीर को बचाना। इस इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का पहला कार्य है। इसका दूसरा कार्य है बाहरी फीलिंग्स को महसूस करना, संवेदनाओं को महसूस करना और हमें बताना कि हमारे शरीर के बाहर क्या चल रहा है। नेक्स्ट, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ये दोनों एक साथ मिल करके काम करते हैं, इसीलिए इस सिस्टम को हम एक साथ नाम देते हैं। वैसे ये होता अलग अलग है, मसल सिस्टम अलग होता है, स्केलेटल सिस्टम अलग होता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग करके कार्य नहीं करते, एक साथ मिलके कार्य करते हैं। तो इनका कार्य होता है हमारे शरीर को आधार देना, हमारे शरीर की संरचना निर्धारित करना और साथ ही साथ गति प्रदान करना। तीसरा है इम्यूनिटी एंड डिफेंस सिस्टम। इम्यूनिटी एंड डिफेंस सिस्टम का कार्य है सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करना। कोई भी चीज बाहर से अंदर आ गई जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उसे नष्ट कर देना और साथ ही साथ अगर अंदर कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसे भी खत्म कर देना, ताकि ना तो बाहर से कोई चीज नुकसान पहुंचा पाए ना अंदर से कोई चीज नुकसान पहुंचा पाए। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना कि किस तरह की चेंजेस बाहर हो रहे हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकें। चौथा जो सिस्टम होता है, जो हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम में से एक है, उसे हम कहते हैं हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, हृदय और परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑक्सीजन पहुंचना, पोषक तत्वों का पहुंचना, वेस्टेज का पहुंचना, ये सारा कार्य की जिम्मेदारी हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की है। एक व्यक्ति अगर मृत घोषित किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हार्ट के काम ना करने पे घोषित किया जाता है। अगर ब्रेन डेड है लेकिन हार्ट फंक्शन कर रहा है तो उस व्यक्ति को मृत घोषित नहीं किया जा सकता। ब्रेन डेड है, दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन शरीर में हार्ट पंपिंग कर रहा है तो वो जीवित माना जाता है। दैट्स व्हाई हमारे जीवन का आधार हृदय। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ये संचालन रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा होता है और इसका मुख्य अंग फेफड़ा होता है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का कार्य है भोजन को निगलना, उसे पचाना और पचाने के बाद उस भोजन को एब्जॉर्ब करना, पोषक तत्वों को, और जो वेस्टेज है उसे बाहर निकालना। इनमें से कहीं भी गड़बड़ी हुई तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से फंक्शन नहीं करेगा और हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का कार्य है हमारे शरीर में सॉल्ट का, वाटर का बैलेंस बनाना। साथ ही साथ जो भी ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जो हमारे शरीर द्वारा ही क्रिएट किए जा रहे हैं, शरीर के कार्यों के द्वारा, शरीर के भीतर, कोशिकाओं के भीतर, ऊतकों के भीतर, ऑर्गन के भीतर अगर कोई वेस्टेज बन रहा है तो उस वेस्टेज को निकाल के बाहर। कोई भी चीज हमने खाई,
उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए, उससे कंस्ट्रक्शन किया गया, और वो कंस्ट्रक्शन करते समय कुछ वेस्टेज निकला, तो उस वेस्टेज को भी यूरिनरी सिस्टम बाहर निकालता है। इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कार्य है हमारे जैसे नए जीव को तैयार करना। जैसे हमारी बॉडी है, वैसे एक नई बॉडी को तैयार करना, एक नया जीव देना जो हमारे जैसा काम करता है। और इन सारे सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए दो सिस्टम हमारी बॉडी में दिया गया है। पहला एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन से गवर्न होता है, और दूसरा नर्वस सिस्टम, जो इंपल्सेस या इलेक्ट्रिकल कंडक्ट से गवर्न होता है। तो हमारे शरीर को नियंत्रित करने के लिए, जैसा कि हमने पहले बात की कि हर कोशिका का अपना एक नियंत्रण का स्ट्रक्चर है, वैसे ही हर ऑर्गन का अपना एक नियंत्रण का स्ट्रक्चर है, वैसे ही हर सिस्टम का अपना एक नियंत्रण का स्ट्रक्चर है। लेकिन इन सारे सिस्टम को एक साथ मिला के काम करने के लिए हमारे बॉडी में दो अलग से स्ट्रक्चर दिए गए हैं, जिससे ये शरीर संयोजित होकर के काम करे, मिल करके काम करे, और जो हम चाहें उसके आधार पे काम करे। सो पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम, ये हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, यह हमारे नियंत्रण के हिसाब से काम करता है, हमारे मन में उठी सूचनाओं के हिसाब से काम करता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमारे हिसाब से काम नहीं करता, ये अपने हिसाब से काम करता है। और ये हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन जो स्वतः काम करते हैं, उसमें एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल। ये तय करता है कि कौन सा अंग कब ज्यादा काम करेगा, कब कम काम करेगा, कब बॉडी को कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, कब बॉडी को डिस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, कब फैलना है, कब सिकुड़ना है, व्हाटएवर, ये एंडोक्राइन सिस्टम तय करता है। और इस एक सिस्टम की वजह से, इस एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से बहुत सारी चीजें जब हम गलत कर रहे होते हैं तो भी वो अपने आप, बॉडी अपने आप को ठीक कर लेती है। तो ये हमारा शरीर का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बनाता है। और इस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के साथ जब हमारा ऊर्जा का तंत्र मिल जाता है, तो वो ऊर्जा का तंत्र और ये भौतिक तंत्र मिल करके एक साथ काम करता है। और जब ये एक साथ काम करता है तो हमारा शरीर एक यूनिट के रूप में काम करता है। सो एक तरफ से चलते हैं इन सारे सिस्टम्स के ऊपर बात करने। हाँ, एक रह गया सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम, जिसे हम ज्ञान इंद्रियों के नाम से जानते हैं, जो बाहरी चीजों को महसूस करने का सिस्टम है। देखना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श करना और गंध लेना, इनको करने के लिए विशेष अंग दिए गए हैं जो अन्य अंगों से अलग हैं। ये अपने आप में कंप्लीट हैं, इनको किसी अन्य अंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इस सिस्टम को भी अलग से नाम दिया गया है सेंसरी सिस्टम। सो ये हमारे शरीर के सारे सिस्टम हैं, टोटल 11 सिस्टम। सो आगे चलते हैं। सबसे पहला जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, इसे हम अगर काट के देखें तो हमारे स्किन में ये 3 लेयर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। एपिडर्मिस के अंतर्गत 2 लेयर होते हैं। पहला लेयर डेड सेल्स का होता है और दूसरा लेयर लिविंग सेल्स का होता है। सो बाहरी तरफ जो हमारी स्किन की सबसे आउटर लेयर है, ये डेड स्किन, इसमें जीवन नहीं होता। इसीलिए जब हम अपने हाथ पे सुई, आपने देखा होगा कुछ लोग सुई लगाते हैं, हल्का सा स्किन को ऊपर उठाते हैं तो उन्हें कोई दर्द नहीं होता। इवन आप अपने इस जगह पे अगर सुई चुभाएं तो जरा सा नोक अंदर जाएगा, आई थिंक 1 और 2 mm, तो भी आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस जगह पे डेड स्किन ज्यादा है। हमारे शरीर में जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं और जो हमारी लिप्स है,
इस पे सबसे पतला स्किन का लेयर होता है और बाकी सारी जगहों पे मोटा स्किन का लेयर होता है। सबसे मोटा स्किन का लेयर जो डेड सेल का लेयर होता है वो हमारी एड़ी के पास होता है, क्योंकि हम जमीन पे चलते हैं, उसमें कंटिन्यू रबिंग होती है और उस रबिंग से हमारे लेग्स के जो लिविंग टिश्यू हैं, लिविंग सेल्स हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे। दैट्स वाई वहां पे मोटी थिक लेयर होती है। सो जनरली जब हम किसी को देख करके उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे होते हैं तो हम उसके शरीर के बाहरी हिस्से जो डेड है उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि जो लिविंग है वो उतना सुंदर नहीं। इसीलिए कहा जाता है सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत अच्छी नहीं भी होगी तो चले। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सूरत है वो हम जिसे देख रहे हैं वो डेड स्किन है, इट इज नॉट लिविंग। देन जो उसके नीचे वाली लिविंग सेल है, इसका मुख्य काम बाहर की संवेदनाओं को महसूस करना है और डेथ होने के बाद डेड स्किन की लेयर तैयार करना। जो डर्मिस का एरिया होता है, इसमें मुख्य रूप से हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं, हमारे स्वेट ग्लैंड होते हैं जिससे पसीना बनता है, और बहुत सारा नर्व और ब्लड सप्लाई होता है ताकि इसको लाइफ मिल सके। तो अगर आपका डर्मिस लेयर नहीं कटा तो ब्लड की बहुत कम मात्रा बाहर आती है, क्योंकि एपिडर्मल लेयर में ब्लड की सप्लाई बहुत कम होती है, सिर्फ इतनी होती है जिससे उनके सेल्स को काम चल जाए। तो अगर स्किन का ऊपरी लेयर कटता है 20% लेयर, तो उससे बहुत दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हम इसके डर्मिस लेयर में अंदर जाते हैं तब मुख्य रूप से ब्लड की तेज धार निकलती है। और तीसरा होता है सबक्यूटेनियस लेयर। तो जलने के समय में जब कहा जाता है कि जल गया, और कितना जल गया, सो 70% बर्न, मतलब आपके स्किन का 70% हिस्सा जल गया। अगर 70% हिस्सा जल गया तो टोटल बॉडी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गई। अब इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब अंदर जा सकते हैं और अंदर के ऑर्गन को नुकसान पहुंचा सकते। सो 20%, 15 to 20% हमारा इपिडर्मल लेयर होता है। देन अगला 50 to 60% हमारा डर्मिस लेयर होता है, एंड रेस्ट 30% हमारा सबक्यूटेनियस लेयर होता है। और सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है, इसमें मुख्य रूप से ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और फैट पाया जाता है। इस जगह पे हमारे शरीर के और त्वचा के बीच में एक गैप या एक गद्दी दी जाती है। जो टेम्परेचर बाहर का है वो टेम्परेचर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक ना जाए। तो टेम्परेचर कंट्रोल करना, जो प्रेशर हवा का या पानी का है या अन्य चीजों का है वो प्रेशर अंदर ना जाए, जर्क अंदर ना जाए, इसके लिए सपोर्ट प्रदान करना, इसके लिए इंसुलेशन प्रदान करना, ये काम सबक्यूटेनियस लेयर का होता है। इसका काम ल्यूब्रिकेटिंग भी करना होता है, चिकनाई पैदा करना होता है। ये चिकनाई एक तो सेल्स को बांधे रखने में मदद करती है, साथ ही साथ दो लेयर के बीच में, स्किन की दो लेयर के बीच में एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर तैयार करने का काम करती है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होता है और माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और इसमें टाइलिन एंजाइम होता है जहां से भोजन को पचाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो हमारे शरीर में जो भी हम भोजन करते हैं उसमें चार चीजें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिसको ब्रेक करके ग्लूकोज बनता है और यही ग्लूकोज हमारे सेल्स तक जाता है, जिसे ब्रेक करके एनर्जी को रिलीज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। देन प्रोटीन। जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन वो स्ट्रक्चर है जो जिससे हमारी बॉडी बनी। तीसरा है फैट, और चौथा मिनरल और विटामिन। सो ये तीन मुख्य होते हैं और बाकी सारी चीजें ट्रेसेस में पाई जाती हैं। सो
हमारे शरीर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होने के साथ साथ मिठास मिलने लगती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज मीठा। सो उसको पाचन करने के लिए, जिससे कि हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिल सके, हमारे मुंह में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो पचाने के साथ साथ दूसरे प्रोटीन्स को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को किल भी कर। साथ में दांत होते हैं जो चबा करके अलग अलग करने का काम करते हैं, और सलाइवा में जो वाटर कंटेंट होता है वो इन अलग अलग मटेरियल को मिला करके बोलस नाम का एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे आराम से निगला जा सकता है। अंदर दीदी से बनवा लो। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, ये लंबी सी एक नली होती है जिसे एसोफेगस कहते हैं, और ये नली विशेष कोई काम नहीं करती, भोजन को इस चेस्ट कैविटी से, थोरैसिक कैविटी से नीचे ले जाने का काम करती है, जिससे एब्डोमिनल कैविटी में भोजन पहुंच सके और वहां पे उसका पाचन हो सके। सबसे पहला जो ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है उसे हम स्टमक कहते हैं, जिसमें एसिड होता है और वो भोजन को गलाता है ताकि उसके छोटे छोटे बारीक टुकड़े हो सके, जिससे उसका पाचन किया जा सके। देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है जहां पे एंजाइम्स उनको डाइजेस्ट करते हैं। देन वो एंजाइम्स आते कहां से हैं? लीवर से आते हैं और पैनक्रियाज से आते हैं। ये लीवर और पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं और उनको इंटेस्टाइन में छोड़ देते हैं। इंटेस्टाइन इन छोटे छोटे टुकड़ों को वापस ब्रेक करता है और ब्रेक करके इनके बनने वाले इंग्रेडिएंट्स में तोड़ देता है। सो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, फैट फैटी एसिड में टूट जाता है, और प्रोटीन एमिनो एसिड्स में टूट जाता है, और इसी फॉर्म में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब किए जाते हैं और ब्लड में डाल दिए जाते हैं। जो इसके बाद बच जाता है, वेस्टेज बच जाता है, उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन हमारे शरीर में बहुत राइट साइड से शुरू होकर के लेफ्ट साइड तक जाती है और उसके बाद रेक्टम में जाकर के खत्म होती है। सो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करना, और जो वेस्टेज है उसको एक आकार देना ताकि वो आसानी से शरीर के बाहर निकल सके। ये सब करने के बाद, वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब करने के बाद, आकार देने के बाद, उसे इकट्ठा किया जाता है रेक्टम में, और जब रेक्टम फिल हो जाता है तो हमें टॉयलेट की आवश्यकता महसूस होती है और फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है स्टूल के माध्यम से। सो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। देन हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम नाक और मुंह से शुरू होता है। हम नाक से भी सांस ले सकते हैं और मुंह से भी सांस ले सकते हैं, और ये सांस एक नली से होकर के हमारे फेफड़ों तक जाता है। उस नली को हम ट्रैकिया कहते हैं। जो खांसी होती है इस ट्रैकिया वाले हिस्से की परेशानी। इसमें जब किसी तरह का इंजरी हो जाता है एक्सटर्नल या इंटरनल तो हमें खांसी आती है, या कोई चीज इसके भीतर चली जाती है जो हमारे लंग्स में जाने के लिए उपयोगी नहीं है तो हमें खांसी आती है, ताकि उसको बाहर निकाल दिया जाए। खांसने का मेन फंक्शन है इसे बाहर निकालना। हवा के दबाव को नियंत्रित करने के लिए साइनसेस दिए गए होते हैं, छोटे छोटे पाउचेस जो हड्डियों के बने हुए होते हैं, और उसके ऊपर लेयरिंग होती है, जिससे हवा का दबाव, जब हम सांस ले रहे हैं बहुत तेज हवा का दबाव होता है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तब भी, तो हमारे आंतरिक कोशिकाएं नुकसान ना हो इसके लिए साइनसेस होते हैं जो प्रेशर को एडजस्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद जो हमारा ट्रैकिया है दो भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास दो लंग्स हैं, उसको ब्रोंकियस कहते हैं। एंड देन लंग्स छोटे छोटे थैली नुमा स्ट्रक्चर से बना होता है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं, जिसके चारों तरफ ढेर सारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है, यानी ब्लड को पहुंचाने वाली नलियां होती हैं जिनमें गैस का आदान प्रदान, और ये फेफड़ा फूल पिचक सके इसके लिए एक डायफ्राम मस्कुलर स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसके नीचे आने या ऊपर जाने से फेफड़ा फूलता और पिचकता है, और ये डायफ्राम हमारे एब्डोमिनल कैविटी को थोरैसिक कैविटी से सेपरेट करने का भी काम करता है। 7:30 बज चुके हैं। क्या हम सेशन को कंटिन्यू 10 मिनट और कर सकते हैं या फिर अगले बार में हम लें मैम? यस सर, अगर थोड़ा सा है इसी से रिलेटेड तो वी कैन डू,
यस वी कैन मैं एक्चुअली 11 सिस्टम है, मैं चाह रहा था कि अभी हम लोगों ने 3 सिस्टम लिया है, एक दो सिस्टम हम और कवर कर लें तो नेक्स्ट हम सिस्टम पे जा पाएंगे। या मास्टर्स किसी की क्लास तो नहीं है ना? एवरीबॉडी ओके? तो थंब अप करो बड़ा बड़ा फटाफट, ताकि इतनी मेहनत कर रहे हैं सब तो। यस सर। ओके, थैंक यू मुझे जी, मैम मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा देने के लिए। जी। सो आई विल कंटिन्यू। देन यूरिनरी सिस्टम, ये यूरिनरी सिस्टम हमारे मुख्य इसका जो अंग होता है वो किडनी होता है। किडनी का काम होता है ब्लड में जो हमारे शरीर के सारे वेस्टेज हैं उसको ब्लड में डाल दिया जाता है और वो ब्लड से छान लिया जाता है। किडनी ब्लड में से मैक्सिमम चीजें छान लेती है एंड देन उसके बाद किडनी का दूसरा हिस्सा होता है जो उसमें से अपने मतलब की चीजों को एब्जॉर्ब करता है। तो किडनी दो फंक्शन करती है, एक तो उसमें एक छन्नी होती है जो लिक्विड मटेरियल पूरा छान लेती है और उसके बाद नलियां होती हैं जिसमें से अपने मतलब की चीजें एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जैसे ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, थोड़ा बहुत सॉल्ट और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो वेस्टेज बचता है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है वो पानी के साथ मिक्स फॉर्म में हमारे दो नलियों के द्वारा, जिसे यूरेटर कहते हैं, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर एक थैली होती है जिसमें पानी इकट्ठा होता है, यूरिन इकट्ठा होता है और जब वो पूरी तरह से फिल हो जाता है तो हमारे मस्तिष्क को मैसेज जाता है नर्व सप्लाई के द्वारा कि अब इसे यूरिन को बाहर निकालना है। और इस यूरिनरी ब्लैडर के आखिरी हिस्से में एक छोटी सी आप कह सकते हैं रबड़ बैंड होती है। जस्ट अ मिनट। सॉरी। सो इसमें एक रबड़ बैंड होता है जो हमारे कुछ हद तक हमारी इच्छा पे निर्भर करता है। ये रबड़ बैंड जैसे ही खुलता है ये नली यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन बाहर आती है। महिलाओं में यूरेथ्रा छोटी होती है, पुरुषों में थोड़ी सी लंबी होती है। सो ये जो रबड़ बैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसे हम स्फिंक्टर कहते हैं। ये तय करता है कि हमें यूरिन थोड़ी देर तक रोकने का अवसर मिले ताकि हम सही जगह पे उसे निकाल सकें। यूरिनरी ब्लड सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा इसमें मैंने शायद गलती से डाइजेस्टिव सिस्टम लिख दिया है, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 पार्ट पाए जाते हैं, हार्ट, वेन एंड आर्टरी। और चौथा पार्ट होता है कैपिलरीज, जो बाहर से तो दिखाई नहीं दे सकता, अगर आप उसे काटें तो भी आप इसे नहीं देख पाएंगे। कैपिलरीज वेन और आर्टरी को मिलाने वाली पतली लाइनें होती हैं, एकदम पतली बारीक, जैसे हमारे बाल के बराबर की बारीक नसें होती हैं जो आर्टरी और वेन को मिलाती है। आर्टरी वो नलियां हैं जो हृदय से रक्त को पूरे शरीर तक लेके जाती हैं और वेन वो नलियां हैं जो रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक लेके आती हैं। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये जो ब्लड बहता है ये पाइप लाइन के भीतर बहता है, कभी भी बाहर नहीं निकलता। कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें से हृदय से एक तरफ से नलियां होती हैं वो ब्लड को लेके जाती हैं और फिर उसको टिश्यू में छोड़ देती हैं एंड देन आफ्टर दूसरी तरफ से नलियां होती हैं वो टिश्यू से कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करने के बाद वापस उसको हार्ट तक लेके आती हैं। तो उसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी में ऐसा कहीं भी ब्लड बाहर टिश्यू तक नहीं आता, वो नलियों में ही बहता है, इसीलिए इसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इस ब्लड को पूरे शरीर तक पहुंचाने के लिए एक मोटर दिया गया है जिसे हृदय या हार्ट कहते हैं। और इस हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, 2 ऊपर की तरफ जिनका मुख्य काम ब्लड जो आ रहा है उसको कलेक्ट करना और 2 नीचे की तरफ जिनका मुख्य काम होता है ब्लड को पंप करना। तो हमारे शरीर के हृदय में जो 4 चेंबर होते हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट पार्ट के अंतर्गत
लेफ्ट पार्ट के अंतर्गत हमारा जो हृदय होता है वो ज्यादा मजबूत होता है और राइट पार्ट के अंतर्गत थोड़ा सा कम मजबूत होता है। ये ज्यादा मजबूत और कम मजबूत इसलिए क्योंकि कितनी दूरी तक ब्लड को पंप करना है। राइट साइड हमारे शरीर के अशुद्ध रक्त का हिस्सा होता है। अशुद्ध रक्त मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो। और शुद्ध रक्त ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की अधिकता हो और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और बदले में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रेड दिखाई देता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लू दिखाई देता है। अगर आप अपने हाथ के इस जगह पे कलाई पे देखें तो यहाँ पे आपको ब्लू लाइंस दिखेंगी। ये वेन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसीलिए ये ब्लू दिखाई देता है। हमारे शरीर का जो राइट पार्ट होता है हृदय का, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्टोर भी करता है और पंप भी करता है। और जो लेफ्ट साइड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्टोर भी करता है और पंप भी करता है। शरीर में कहीं से भी ब्लड आता है तो सबसे पहले हमारे राइट अपर चेंबर में आता है जिसे हम अट्रियम कहते हैं, आलिंद। इस राइट अट्रियम में जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके लेफ्ट साइड में राइट दिख रहा है और राइट साइड में लेफ्ट दिख रहा है। राइट अट्रियम ये हमारे शरीर से आने वाले ब्लड को कलेक्ट करता है, यानी वेन्स इसी अट्रियम से जुड़ी होती हैं और इसमें एक द्वार लगा रहता है, एक दरवाजा लगा रहता है। जब ये पूरी तरह भर जाता है तो ये खुलता है और इसमें जितना मौजूद ब्लड है वो नीचे वेंट्रिकल में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, फिर ये बंद हो जाता है। राइट वेंट्रिकल में जब ये ब्लड आ जाता है तो उसके बाद नीचे का जो हार्ट का हिस्सा ये सिकुड़ता है, ये मसल्स का बना होता है, ये सिकुड़ता है और जैसे ही ये सिकुड़ता है एक दूसरा दरवाजा खुलता है जो कि पल्मोनरी आर्टरी का होता है। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहती है, बाकी सारी आर्टरीज में शुद्ध रक्त बहता है। इसका काम क्या है? ब्लड को फेफड़ों तक ले जाना, जिससे कि फेफड़ों में ऑक्सीजन मिल सके ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके। फेफड़ों में जाने वाली जो आर्टरी होती है उसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं और वहां से ये पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम में जो वेन होती है उसको पल्मोनरी वेन कहते हैं और ये इकलौती वेन होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, जो लेके आता है हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में। देन इसी तरह से जैसे राइट का था वैसे लेफ्ट का होता है। लेफ्ट में जैसे ही आर्टरियम भर जाता है ये उसके दरवाजे ओपन होते हैं और वो वेंट्रिकल में आता है और वेंट्रिकल पंप करता है बहुत तेज गति से और वो एक मोटी सी लाइन जिसे एओर्टा कहते हैं, उस मोटी सी लाइन के द्वारा हमारे शरीर में सिर से लेके पांव तक ब्लड की सप्लाई जाती है। चूंकि ये पंप करता है इसीलिए हमें पल्स महसूस होती है, हमारे हाथ में तेज गति से जो ब्लड बहता है तो जो वेन आर्टरी होती है उस आर्टरी में हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक कंपन सी महसूस होती है। ये कंपन क्यों है? क्योंकि उसमें तेज गति से एक थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्लड को भेजा जा रहा है। दोनों आर्टरियम एक साथ स्क्वीज होते हैं और दोनों वेंट्रिकल एक साथ स्क्वीज होते हैं। इसके जो ढक्कन है, हमें जो हृदय की आवाज सुनाई देती है, इन ढक्कनों के खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई देती है। क्लियर? ओके। ये हमारे हार्ट का एनाटॉमी है। देन बात करते हैं इम्यूनिटी एंड कंट्रोल सिस्टम, इम्यूनिटी एंड डिफेंस सिस्टम। इम्यूनिटी एंड डिफेंस सिस्टम के लिए हमारे शरीर में एक पैरेलल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के पैरेलल एक वेस्कुलर सिस्टम और होता है, एक पाइपलाइन और होती है, एक संरचना और होती है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इस लिम्फेटिक सिस्टम में WBC, स्पेशलाइज्ड WBC होते हैं। ब्लड में भी WBC होते हैं जो बाहरी बैक्टीरिया वायरस को मारते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक WBC का पूरा चैनल होता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं और इसका काम है ब्लड से टिश्यू में जो चीजें जा रही हैं उसको चेक करना,
कि कहीं कोई बैक्टीरिया वायरस उसमें तो नहीं जा रहा, और टिश्यू से ब्लड में जो चीजें आ रही हैं उसको चेक करना, और ये सुनिश्चित करना कि टिश्यू से ब्लड में और ब्लड से टिश्यू में कोई भी नुकसान करने वाली चीजें ना जाए, और अगर कोई भी नुकसान करने वाली चीजें जा रही है तो उसको वहीं किल कर देना। सो सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन जो होता है हमारा टॉन्सिल। क्यों? हम कंटिन्यूअस सांस ले रहे हैं, हम कंटिन्यूअस भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। सो इनमें जो बैक्टीरिया, वायरस या अन्य जीव हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश ना करने पाए, इसलिए यहाँ पे ये, जैसे आपने देखा होगा बॉर्डर पे सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ठीक इसी तरह से ये आने जाने के रास्तों में अपना एक थैली बना के रखते हैं जिसे लिम्फ नोड कहते हैं। इन लिम्फ नोड में बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं और उनमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार होता है जिसका मुख्य कार्य किल करना होता है, और साथ ही साथ बॉडी के अदर डब्ल्यूबीसीज को बुलाने के लिए कॉल करना होता है। तो ये हमारा वैस्कुलर सिस्टम है। सो डब्ल्यूबीसी का अपना एक वैस्कुलर सिस्टम होता है जिसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं, और ये मुख्य रूप से हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। और इसके बाद आता है स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। सो हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, छोटी से लेके बड़ी तक, और इसका कार्य है हमारे शरीर का आकार बनाना, और इससे हर हड्डी से मसल्स जुड़ी होती है, और उस मसल का काम होता है शरीर को गति प्रदान करना। तो जो मसल्स हमारे शरीर की हड्डियों से जुड़ी होती है उसे हम स्केलेटल मसल कहते हैं, और स्केलेटल मसल ऐच्छिक होती है जिसे हम अपनी इच्छा से गति दे सकते हैं। दूसरी जो हमारे ऑर्गन से जुड़ी होती हैं वो अनैच्छिक मसल्स होती हैं जिसको हम अपनी इच्छा से गति नहीं दे सकते। और तीसरी कार्डियक मसल होती हैं जो सिर्फ हमारे हृदय में पाई जाती हैं, जो कंटिन्यूअसली पंप करती है। सो अलग अलग हिस्से को डिजाइन करने के लिए अलग अलग प्रकार की हड्डियां होती हैं। जैसे हमारे सिर की जो हड्डियां होती हैं वो चपटी होती, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है जिसे हम मेरुदंड कहते हैं, जिससे हमें सीधा खड़ा होने का स्ट्रक्चर मिलता है, ये स्पेशलाइज्ड तरह की बनी होती है जिसमें बाहर की तरफ सपोर्ट मिलता है और अंदर की तरफ एक नली जैसी संरचना होती है जिसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी तंत्रिकाएं उससे बहती हैं, जिससे कि हमारे बॉडी को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद हाथ और पैर की लंबी हड्डियां होती हैं, और ये सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं जिसे हम जोड़ या जॉइंट्स कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स भी पाए जाते हैं, और इन जॉइंट्स के चारों तरफ मसल्स का एक जाल होता है, और वो मसल्स का जाल 3 प्रकार का होता है। पहला जो हड्डियों को बांध रखे, एक हड्डी से दूसरी हड्डी को बांध के रखे, जिसे हम लिगामेंट कहते हैं। दूसरा जो गति प्रदान करे, जो मुख्य रूप से मसल कही जाती हैं। और तीसरा जो हड्डी से मसल्स को जोड़ दे। तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले लिगामेंट कहलाते हैं, हड्डी से मसल्स को जोड़ने वाले टेंडन कहलाते हैं, और मसल्स इसको तो हम जानते ही हैं जो फैलती और सिकुड़ती। तो 3 प्रकार के मसल्स होते हैं, और हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां होती हैं जिसमें से स्कल की हड्डी ये अलग है, वर्टिब्रल कॉलम ये अलग है, रिब्स और स्टर्नम ये अलग है, और हाथ पैर की जो हड्डियां हैं ये अलग है। लास्ट सिस्टम जिसके ऊपर हम आज अपना सेशन खत्म करेंगे, इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, ये सिस्टम हमारे कंट्रोल का नहीं है, ये अपने आप काम करता है, स्वतः काम करता है। इनमें तंत्रिकाओं का नियंत्रण होता है, लेकिन इसके बावजूद ये इनका अपना एक मैकेनिज्म है जिसके आधार पे ये काम करते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट जनरेट करते हैं जिसे हम हार्मोन कहते हैं, और इन हार्मोन्स का काम है हमारे शरीर में जितने ऑर्गन हैं उन ऑर्गन की क्रियाविधि को या तो बढ़ाना या तो घटाना। सो पिट्यूटरी, pineal, thyroid, thymus, pancreas, adrenal glands, testis और ओवरी,
पैराथायराइड, ये सारे मिल करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। जब हम एनर्जी सिस्टम की बात करेंगे तो हम पाएंगे कि ये सारे ऑर्गन एनर्जी सिस्टम के द्वारा कवर अप होते हैं, ये उनके द्वारा गवर्न होते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी बहुत सारे काम फिजिकल लेवल पे करती है, लेकिन इसका कंट्रोल एनर्जी लेवल पे होता है। सो दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं, एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरे को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपने सेक्रीशन को किसी पाइप से नहीं जोड़ते, डायरेक्ट ब्लड में डाल देते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो अपने सेक्रीशन को ब्लड में डायरेक्ट नहीं डालते, बल्कि पाइप के द्वारा किसी ऑर्गन में भेजते हैं। जैसे अगर हम पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज दोनों प्रकार के फंक्शन रखता है। ये कुछ चीजें पाइप के द्वारा हमारे इंटेस्टाइन में भेजता है, जिसे हम एंजाइम कहते हैं, और कुछ चीजें डायरेक्ट ब्लड में डाल देता है, जिसे हम हार्मोन कहते हैं। दोनों प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। सो हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन जो ग्लैंड एंडोक्राइन फंक्शन रखते हैं उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। अगर इनके हार्मोन एक लेवल से कम हो जाए तो हमारे शरीर का फंक्शन मुश्किल हो जाएगा, और अगर ये एक लेवल से अधिक हो जाए तो भी हमारा शरीर ठीक से काम नहीं करेगा। सो ये विपरीत स्थिति को भी मैनेज करने में काम करते हैं और नॉर्मल स्थिति को भी मैनेज करने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। तो ये एक तरह का कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का एक छोटा सा बैकग्राउंड पता चला होगा, और कैसे हमारा शरीर काम करता है, इसमें क्या क्या संरचनाएं होती हैं, ये संरचनाएं किस किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ये थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों को आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मुझे 15 मिनट एक्स्ट्रा देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इट्स अवर मतलब आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला है बिजी शेड्यूल से। वी आर obliged टू हैव यू। यस, इसकी शेयरिंग, हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो जी। मास्टर्स, पहले तो सभी लोग आई थिंक खिड़कियां खोलेंगे, और इतने टाइट शेड्यूल से डॉक्टर साहब ने वो किया, आके यहाँ पे हमें एक समराइज करके, क्योंकि जब एक्सपर्ट होते हैं, अभी देखिए कि हमें खुद को होता है जब पीएचडी, तो तब जब हमें बेसिक लैंग्वेज में थोड़ा सा समझाना पड़ता है ना, वो भी बड़ा मुश्किल होता है। एक्सपर्ट उसमें वेबिनार सेमिनार्स में हम इजीली स्पीक कर सकते हैं, लेकिन उस एक इनिशियल लेवल पे जाके बोलना समझाना, वो इट्स डिफिकल्ट। सो थैंक यू वेरी मच सभी का। और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग, नहीं तो इस वीडियो को जो जो आज ज्वाइन हुए हैं, आई विल प्रोवाइड देम। और नेक्स्ट सेशन में जो लोग आएंगे, वीडियो सेकंड एपिसोड की भी। यस सुनीता जी। नमस्कार। आपने जी। बहुत अच्छा समझाया। एक पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड, जी। इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा पूछना है कि ये इधर होती है या इधर होती है, राइट साइड में, ओके ओके, कान ना के तो ये थोड़ा लेफ्ट सा में होती है इधर। मैम, ना तो ये राइट में होती है। ये हमारे हाँ, मस्तिष्क के बीचों बीच होती है। जो हमारा इधर। मस्तिष्क है, ना 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 ये इधर होती है ना इधर होती है, ये हमारे मस्तिष्क में बीचों बीच होती है। यानी अगर आप यहाँ से एक लाइन अंदर डालें, एक पाइप अंदर डालें, और यहाँ से एक पाइप अंदर डालें, तो दोनों का जो सेक्शन होता है, दोनों जहां पे एक दूसरे को टच करेंगी, इस टच के नीचे की तरफ पिट्यूटरी और ऊपर की तरफ पीनियल होता है। इधर, यहाँ पे। जी, यहां से आप यहाँ से अच्छा, एक पाइप डालिए, यहाँ से एक पाइप डालिए, और यहाँ से एक पाइप डालिए। तीनों अच्छा, जगह से जो पाइप जाएंगी वो जहां पे एक दूसरे को टच करेंगी, क्रॉस। उसमें यूपर की तरफ हाँ जी, हाँ जी, पीनियल हाँ जी। होता है, और नीचे की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड पीछे साइड में हम्म, पिट्यूटरी होता है।
हाँ सर मैं मेडिकल इसलिए टर्म्स में क्या कहेंगे सर? इंफीरियर एक्सियल, और ना ये एक्सियल रीजन में होता है, इसको हम एक्सियल कहते हैं क्योंकि ये सेंटर पे एकदम होता है। सो एक्सियल रीजन में सुपीरियर पार्ट हम पीनियल को देते हैं, और एक्सियल रीजन में इंफीरियर बट डॉर्सल हम पीनियल को पिट्यूटरी को देते हैं। जी, ये मैंने सवाल इसलिए अगर पूछा। इसको, जी हाँ जी, कि मेरे को ना जी यहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत होती है यहाँ पर जी इसलिए मैं पूछ रही थी कि जी, राइट साइड में इधर क्यों होती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी उधर कोई प्रॉब्लम होती है, उस वजह से भी हो सकता है। कभी कभी गैस फॉर्म होती है, उस वजह से भी हो सकता है। गैस को हम लोग जनरली जानते हैं, सिर्फ वही गैस नहीं होती। ये दोनों आयुर्वेद के डिफरेंट अनुसार, है। हमारे भीतर वात होता है। वात, वात समझते हैं? जी हाँ जी, कफवात पे। वायु का अलग अलग स्ट्रक्चर वात कहलाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे प्रकार की गैसेस होती हैं। ये गैसेस प्रेशर क्रिएट करने के लिए होती हैं। अलग अलग एरिया में थोड़ी थोड़ी मात्रा में गैसेस हैं जो प्रेशर को क्रिएट करते हैं। जैसे अगर हमको एब्डोमिनल एरिया में प्रेशर क्रिएट करना होता है, सो एब्डोमिनल एरिया में प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो गैस दी गई है उसे समान वायु कहते हैं। इसी थकाते हैं, उठाते हैं, सो यहाँ पे अलग सा एक प्रेशर क्रिएट करता है। हम आंखों को बाहर कर सकते हैं, अंदर कर सकते हैं। सो म्यूट हो गए आपकी सर आप। आवाज जब कभी भी मेरी आवाज क्लियर है? बीच में बंद हो गई थी। हाँ सॉरी। जी, सो अभी क्लियर है आपको मेरी आवाज? जी हाँ अभी जी, आई। हाँ। सो जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में गैस होती है, जब ये टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से या किसी चीज की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसका भी वाइब्रेशन हमें महसूस होता है। यस, डेफिनेटली। सो ये जरूरी नहीं कि ये पीनियल या पिट्यूटरी का वाइब्रेशन हो, ये जरूरी नहीं कि ये हमारे मेडिटेशन का वाइब्रेशन हो। ये भी हो सकता है कि हमारे शरीर में कोई सी असुविधा की वजह से होने वाला वाइब्रेशन हो। यस। ठीक है, थैंक यू, पर ये तकलीफ नहीं देता, इंजॉयमेंट देता है। हाँ, अगर ये एंजॉयमेंट देता है तो आप इसे कह सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस है आफ्टर मेडिटेशन। हाँ बट जी, कभी कभी कुछ प्रकार के गैस एंजॉयमेंट देते हैं। जैसे यस, जैसे हमारा कभी कभी हम संवेदनाओं को महसूस करते हैं, अच्छी संवेदनाएं होती हैं तो हमारे हार्ट के पास पल्सेशन होता है, palpitation। वो हमें एंजॉयमेंट देता है। बट इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन इम्पल्सेस, नॉट विद स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। यस, यस नवनीत, लास्ट क्वेश्चन लेंगे अभी, लेट हो रहा है। यस, शॉर्ट एंड क्रिस्प। मैम सर मुझे थैंक यू, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ अगर कोई नॉन साइंस स्टूडेंट है तो वो भी समझ पाएगा आसानी से। स्पेशली वो जो आप लोग आपने वो बताया है शुरुआत में कि कैसे डिफाइन करना है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है, दैट वाज ऑसम। एंड सर मुझे ये पूछना था, वही जैसे बाइल जूस है बनता है, जी वो भी ग्लैंड ही जी, कराता है, तो वो किस में आता है? वो इसमें नहीं आता है? एंडो। बाइल जूस जो बनता है वो लीवर बनाता है, और ये पाइप के माध्यम से हमारी बॉडी में बहता है। दैट्स वाई इसे हम ग्लैंड के रूप में नहीं मानते। एक्चुअली लीवर हमारा ग्लैंड नहीं है, ये ऑर्गन है। ओके। और स्प्लीन, स्प्लीन जो है वो भी, उसको भी कहते हैं, कई बार स्प्लीन भी हमारा निकाल एक दिया जाता ऑर्गन है, ये ग्लैंड नहीं है। जी, स्प्लीन हमारा ग्लैंड नहीं है, ऑर्गन है। ग्लैंड अपने आप में एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, वो किसी ऑर्गन के साथ, मतलब किसी सिस्टम के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, वो सेपरेट काम करती है। स्प्लीन हमारे इम्यूनिटी एंड डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है। पार्ट है, यस। लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। बट पैनक्रियाज
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, एक सेपरेट आइडेंटिटी है। थैंक यू फॉर थैंक यू क्लैरिटी। थैंक यू जी, थैंक यू। सो थैंक यू मास्टर्स सभी का। और कोई क्वेरी है, कई बातें हो सकता है, जैसे कई लोग बैठे हैं शांत चित्त, बहुत सारी बातें अभी ऊपर से भी निकली होंगी, लेकिन वीडियो को दोबारा से प्यार से, वो वन नॉर्मल वाला होता है ना, नॉर्मल से 0.75 पे जाके आराम से सुनना। मैं बाकी जगह तो हम बोलते हैं ना कि 0.1x पे या 2x पे जाके, नॉर्मल से 0.7x पे जाके सुनना, ताकि एक एक चीज आपको अच्छे से समझ आ सके। और ये इसीलिए था क्योंकि आप ऑर्गन्स पढ़ रहे हो, आगे चल के रिपोर्ट्स भी या पेशेंट्स भी, तो थोड़ा सा एटलीस्ट वो एक डॉक्टर्स वाली फीलिंग आ जाए कि हाँ ह्यूमन बॉडी को हम समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट वाले में आएगा, बड़ी खूबसूरती से सर ने जब काशी की क्लास थी कि पंचकोश 7 बॉडीज, और उनके बीच में क्या मतलब योग के हिसाब से इन्होंने इतना अच्छे तरीके से वहां समझाया था हमें कि वो जो लेयर्स होती हैं वो सब हम जानेंगे। और भी सर अपना थर्सडे के सेशन में हमारे साथ अपना ज्ञान साझा करेंगे। सो सभी की ओर से सर बहुत 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 ग्रेटिट्यूड एंड धन्यवाद, और काशी टीम का भी जिन्होंने आपसे मिलवाया हमें, गीता जी का स्पेशली। थैंक यू सो मच जी, सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। तो सर फिर थर्सडे को भी इसी तरह अपडेट रखेंगे हम, जी 6:30 एग्जैक्ट शुरू कर जी लेंगे, पहले 15 मिनट मेडिटेशन हो जाएगी। तो मैं आपसे बात जी, कर लूंगी कि क्या क्या हमारा रह गया और क्या, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। सो थैंक यू अगेन एंड अगेन थैंक यू एंड आत्म वंदन थैंक टू यू। ऑल डिवाइन मास्टर्स गुरुज, जिसकी वजह से, और मैं तो सबसे ज्यादा बड़ा शुक्रिया कोरोना गुरु का करती हूँ, जिसकी वजह से हम जूम पे आने लग गए। जी, नहीं तो चांस ही नहीं था, कंप्यूटर्स लैपटॉप सब घर पे पड़े थे, लेकिन वी नेवर वैल्यू दिस। ये तो बच्चों के पढ़ने के लिए है, लेकिन अभी देखिए हर एज का, हर प्रोफेशन का बंदा हम ज्ञान ले रहे हैं। तो ये कोविड गुरु को थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी तो मच। मैं इजाजत चाहूंगा सभी से। जी सर, नमस्ते। थैंक यू। मैम मैम मुझे पूछना है सर से एक और लास्ट, जो हाँ, इन्होंने अभी स्केलेटन कराया था मैम, उसमें बहुत सारा, सर उसमें बहुत सारी बोन्स और वो सब था, तो क्या वो बाद में फिर से सेशन होगा जिसमें आप वो सब समझाओगे बोन्स के बारे में? मैम हमारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है, और 2 दिन में नवनीत, पूरी एनाटॉमी नहीं समझा सकता, मैं हाँ सिर्फ वो उसकी नहीं, वो ग्लिम्स ही दे डिटेल में सकता है, हूँ। उसको तो अगर आप आपका कोई प्रश्न। उसके लिए आप डिटेल में जा सकते हो स्केलेटन सिस्टम की। क्या कभी आगे चल के हमें लगा कि जरूरत है तो सर को हम इनवाइट करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है उनकी थोड़ी सी डिटेल वो करने के लिए। लेकिन एक एक हड्डी का वो तो आप गूगल बाबा से एक बार पढ़िएगा कि कितनी हड्डियां हैं। और मैंने बोला कि वीडियो आएगी वहां से पिक्चर क्लिक करना, और गूगल स्कैनर पे जाके थोड़ा सा खुद अब काउंसलर बन चुके हो, तो प्लेट में परोसने वाला जितना हमने परोसा आज परोसा, थोड़ी खुद भी मेहनत करनी है। ठीक है ना, सर को तो पकड़ के रखेंगे ही ट्रेनिंग के लिए, और चीजें, और नेचुरली योग एंड नेचुरोपैथी का और योग की बहुत गहरी समझ है। सो थैंक यू। आई थिंक सर लीव हो गए हैं, और बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, तो मास्टर्स हम लीव करते हैं। और थर्सडे की क्लास में सर आएंगे 6:30 बजे। और आप लोग कोशिश करना, कोई भी क्वेश्चन क्वायरी, फ्लायर तो आज बना ही दिया है कि 6:15 बजे मेडिटेशन होगी, लेकिन प्लीज आई वॉन्ट यू ऑल बी देयर 6 बजे ज्वाइन हो जाना, ताकि जो भी कुछ क्वायरीज है, कुछ भी है, हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर सके। कुछ भी कुछ है तो आप पूछ के मार्क करके, मेरा नंबर सबके पास है,
तो वो लोग बता सकते हो, आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो। गुजराती मास्टर्स भी जो या दूसरे मास्टर्स भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी कोई क्वेरी है तो मेरा नंबर आई थिंक चौहान सर के पास है, तो आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। क्योंकि वीडियो भी मैं आपको चौहान सर के, और मास्टर्स एक चीज स्ट्रिक्टली, वीडियोज में कंफर्म करके, पंजाब ये जो हमारे पंजाबी के मास्टर्स हैं इनको तो हम शेयर करेंगे, लेकिन अदर लैंग्वेजेस में वीडियो तभी शेयर हो पाएगी बिकॉज इट्स टोटली कॉन्फिडेंशियल, कि ये आगे शेयर नहीं होगा। नहीं तो सेशन हमने आपको अटेंड करवा दिया, और नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा अलर्ट होके और अच्छे से ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सभी का। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। सो अभी थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैं लेती जाऊंगी एंड तक, एक एक जना थैंक यू बोलते जाओ। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच। थैंक यू जी, थैंक यू, बाय। थैंक यू वेरी मच।